सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने इस YouTube चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के लिए। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल सुविज्ञा में। साथियों, आज हम यहाँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। और यहाँ पर कुल 25 प्रश्न होंगे जिनमें से आपको लगभग 20 प्रश्न सही करने हैं, क्योंकि आपकी जो परीक्षा है वो निकट आ रही है और इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। और यहाँ पर मैथ्स पेडागोजी से संबंधित प्रश्न है, चूँकि ये प्रश्न संस्कृत में भी पूछे जा सकते हैं, चूँकि वो संस्कृत टू संस्कृत रहेंगे, और इसके अलावा हिंदी में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछने में आए हैं। लेकिन खासकर मैथ्स पेडागोजी के हैं या फिर ये कहें कि शिक्षण विधियों से संबंधित है तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और इनको आप लोगों को ध्यान से देखना है और कोशिश करना है कि अधिक से अधिक सही हों। और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके मुझे बताना है कि सर हमारे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं। और ये वीडियो आपको अपने मित्रों को भी शेयर करना है जिससे उनके पास भी पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। भारत में शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग किस शिक्षा नीति के अंतर्गत किया गया। देखिए, प्रश्न में क्या कहा है, शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग, जो कि अभी अपन वर्तमान में लेसन प्लान बनाते हैं। लेसन प्लान बनाते समय और बच्चों के लिए जब पढ़ाते हैं तो बहुत सारी शिक्षक सामग्रियों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि प्रतिकृति हुई, मॉडल हुआ, मतलब मॉडल हुआ, प्रतिकृति जिसे हिंदी में बोलते हैं, और भी बहुत सारे बैनर हुए, या फिर कोई भी अपन सामग्री ले सकते हैं जो भी अपन को पढ़ाना है उसके लिए, चित्र आदि हुए, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो इनका प्रयोग किस शिक्षा नीति के अंतर्गत किया गया। ऑप्शन में दिए हुए हैं 64, 66, 86 या फिर 68 की शिक्षा नीति। तो सही उत्तर क्या रहेगा इसका। भारत में शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग 1986 की शिक्षा नीति के अंतर्गत किया गया था। देखिए, प्रयोग की बात है, ध्यान रखना आप लोग, प्रश्न पर प्रयोग की बात है तो प्रयोग 1986 में किया गया था, लेकिन इसकी चर्चा 1964 में भी स्टार्ट हुई थी। तो ये रहेगा सही उत्तर इसका 1986। अगले प्रश्न पर चलते हैं और आप लोगों को देखना है कि आपके 25 में से कितने सही हो रहे हैं। नैदानिक परख परीक्षण या फिर यहाँ पर पत्र की चर्चा है, तो नैदानिक परख पत्र जो है वो बनाने की आवश्यकता है। मतलब कि नैदानिक परख पत्र क्यों बनाया जाता है, इसकी क्या आवश्यकता है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए, इससे प्रतिभाशाली बालकों की पहचान होती है, या फिर छात्रों की कमजोरी का पता लगाने के लिए, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, या फिर तीसरा छात्रों का वर्गीकरण करने के लिए, तीसरा, या फिर छात्रों की प्रगति की जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो नैदानिक परख परीक्षण की जब बात आती है तो निदान की चर्चा होती है। और यहाँ पर जो कमजोरी है, निदान शब्द में अपन ने पढ़ा भी है, जहाँ भी नैदानिक आदि शब्द आए तो वहाँ पर छात्र की कमजोरी का पता लगाया जाता है। जो भी छात्र में कमी है उसकी कमियों को, कमजोरियों को पता लगाने का प्रयास किया जाता है। ये होता है नैदानिक परख परीक्षण। तो उत्तर सही यहाँ पर क्या होगा, बी रहेगा इसका सही उत्तर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 स्मिथ की रचना है। देखिए, ये रचनाएं भी पूछी जाती हैं, और जब वो 30 नंबर का पेपर आता है और उसमें लगभग 15 प्रश्न इस प्रकार के होते हैं तो वो सिलेक्टेड होते हैं, और उनमें एक प्रश्न रचनाओं का भी होता है और एक कथन भी होता है कि ये किसने कहा। तो ये किसने कहा वाला भी होता है, और अधिकतर तो ये भी होता है। और मैंने जो वर्ग 2 की दी थी तो उसमें वर्ग 2 की परीक्षा में भी रचना का नाम पूछा गया था, और शायद मेरा उत्तर गलत रहा था, क्योंकि वैसे मैंने करीब 100 रचनाएं याद की थी ऐसी वाली जो वेस्टर्न लेखक हैं इनकी, लेकिन उनके अलावा भी पूछी गई थी वो रचना, तो शायद मेरा गलत था वो उत्तर। लेकिन आपको बहुत सारी याद करना है ऐसे, तो कोई भी यदि पूछी जाए तो आपसे बन जाए। तो स्मिथ की रचना कौन सी है, साइकोलॉजी इन टीचिंग रीडिंग, या फिर साइकोलॉजी ऑफ द स्टूडेंट, या फिर साइकोलॉजी इन रेटिंग, या फिर साइकोलॉजी ऑफ द टीचर। तो स्मिथ की रचना यहाँ पर बतानी है, स्मिथ की रचना कौन सी है, तो साइकोलॉजी इन टीचिंग रीडिंग जो है पहली वाली, ये इनकी रचना है। और अधिकतर रचनाएं इजी ही पूछी जाती हैं, लेकिन कई पेपर्स ऐसे होते हैं जो बहुत सारे बने होते हैं, मतलब कि ऑनलाइन जो पेपर होते हैं आजकल उनमें 50-50 पेपर अलग अलग बनते हैं, तो फिर उनमें यहाँ वहाँ से उठा के और बहुत सारे प्रश्न रख दिए जाते हैं कि अलग अलग पेपर रहें, तो भी ऐसे प्रश्न पूछे जाने की फिर आशंका बढ़ जाती है। तो ये रहेगा इसका सही उत्तर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। और यदि आप लोगों को ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें, और आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर अभी सब्सक्राइब कर लें। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न किस पाठ्य योजना में पूछे जाते हैं। देखिए, विचार विश्लेषणात्मक की चर्चा जहाँ पर आती है तो आपको शब्दों से ही समझना है विश्लेषण।
तो विश्लेषण कहाँ पर होगा विचारों का? गद्य में होता है। ऑप्शन अलग अलग दिए हैं, पद्य दिया है, व्याकरण दिया है और रचना दिया है। तो सही उत्तर अपना क्या होगा? गद्य। विचार विश्लेषणात्मक जो प्रश्न होते हैं ये गद्य शिक्षण के अंतर्गत पूछे जाते हैं। सही उत्तर रहेगा अपना ये वाला, पहला वाला। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिया हुआ है एनसीटीई, ऑप्शन में क्या दिया हुआ? एनसीटीई के पाठ्य योजना में सोपानों की संख्या है। तो एनसीटीई के सोपानों में पाठ्य योजना की संख्या कितनी है? उसके सोपानों की संख्या कितनी है? पाठ्य योजना के सोपानों की संख्या, तो सही उत्तर रहेगा 3। सोपानों की संख्या 3 है, ये होगा इसका सही उत्तर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिया हुआ है सिल्बरमैन द्वारा सन 1968 में कठोर उपागम को नाम दिया गया था। देखिए कठोर उपागम की चर्चा है, मैंने एक बार इसको पढ़ा भी है पहले जब तैयारी कर रहा था, कठोर उपागम, और ये प्रश्न कठोर उपागम से संबंधित आ गया। और आप लोग एक चीज़ और ध्यान दिया करें, ये जो मनोविज्ञान है या फिर पेडागोजी है उसमें कई सारे शब्द ऐसे हैं, जैसे मैंने करीब 150 शब्द इकट्ठे कर लिए थे, बहुत सारे थे मेरे पास, तो जैसे कि उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण, कहीं अभिक्रमित अनुदेशन, कहीं साहचर्य, कहीं ये कहीं वो, तो ये सब भूल से जाते थे। तो मैंने एक चार्ट तैयार किया था। वैसे मैं चार्ट तो हर चीज़ का तैयार करता था, तो मैंने चार्ट तैयार किया था इन सब की परिभाषाएं शॉर्ट में, कि मैं पढ़ूँ तो मुझे समझ में आ जाए, बस इतना करने के लिए। तो आप लोग भी ऐसे करें। ये कठोर उपागम है तो इसको क्या नाम दिया गया था आपको ये बताना है। पहला दिया है सापेक्षिक तकनीकी, दूसरा अदा तकनीकी, तीसरा प्रदा तकनीकी। ये आउटपुट और इनपुट को ही यहाँ पर कह दिया है, हिंदी में अदा प्रदा लिख दिया है, तो थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा, या फिर सभी। क्या रहेगा इसका सही उत्तर? सिल्बरमैन द्वारा सन 1968 में कठोर उपागम नाम दिया गया था, तो सापेक्षिक तकनीकी है, बिल्कुल अलग दिख रहा है, क्योंकि अदा प्रदा से तो इसको आउटपुट और इनपुट से मतलब नहीं था, सभी से मतलब नहीं है, अलग ही दिख रहा है। सापेक्षिक तकनीकी, सापेक्षिक तकनीकी नाम दिया गया था कठोर उपागम को। ये रहेगा इसका सही उत्तर, पहला वाला, फर्स्ट जो ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट वाला इसका सही होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिया हुआ है मनोक्रियात्मक पक्ष का संबंध नहीं होता है। देखिए मनोक्रियात्मक जो पक्ष है, तो मनोक्रियात्मक पक्ष का संबंध होगा तो मानसिक क्रियाओं से होगा, अन्य से तो होगा नहीं। तो यहाँ पर अपन पहले मानसिक क्रियाएं देख लेते हैं। देखिए मानसिक क्रियाओं से, तो मानसिक क्रियाओं से तो होगा, लेकिन अपन को यहाँ पर नेगेटिव ढूंढना है, तो ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर मांसपेशीय क्रियाओं से है, तो ये सही हो सकता है ऑप्शन, अपन इसको छोड़ देते हैं क्योंकि मांसपेशीय मनोक्रियात्मक से अलग है। ज्ञानात्मक क्रियाएं मन का ही एक रूप है, और बौद्धिक क्रियाएं भी। तो सही उत्तर क्या रहेगा? मांसपेशीय क्रियाओं से, मांसपेशीय क्रियाओं से मनोक्रियात्मक पक्ष का संबंध होता है, यह रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में सर्वप्रथम अभिक्रमित अनुदेशन का प्रयोग किया गया, मतलब कि भारत में सर्वप्रथम सबसे पहले अभिक्रमित अनुदेशन का प्रयोग कब किया गया था, ये आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। भारत में सर्वप्रथम अभिक्रमित अनुदेशन का प्रयोग कब किया गया था, और शायद ये रिपीट भी हुआ है, इसके पहले भी एक बार मैं पूछ चुका हूँ ये प्रश्न। तो 1954 दिया है ऑप्शन में, 1960 दिया है, 1963 दिया है और 1965 दिया है। सही उत्तर क्या रहेगा? 1963 में। वन लाइन फैक्ट बनाकर और आप लोग इनको लिखते जाएं, 1963 में हुआ था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। साखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि का अंतिम पद कौन सा है? देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और कठिन प्रश्नों पर अपन जा रहे हैं। साखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि, साखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि का अंतिम पद कौन सा है? तो अंतिम पद यहाँ पर आपको बताना था, जिसमें ऑप्शन दिए हैं उपचार, निदान, परीक्षण या फिर मूल्यांकन। तो अंतिम पद ढूंढना है, लास्ट, और वो भी साखीय अभिक्रमित अनुदेशन। तो क्या होगा? उपचार। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन का जो अंतिम पद रहेगा उपचार होता है, उपचार रहेगा ये वाला। सही उत्तर क्या होगा? फर्स्ट जो दिया हुआ है उपचार, ये होता है उसका अंतिम पद। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिया हुआ है व्याख्यान विधि का प्रमुख दोष है। देखिए विधियां हैं, विधियों के दोष भी हैं, और आप लोगों ने बहुत सारे दोष पढ़े भी होंगे। आगमन विधि में भी दोष है, निगमन में भी दोष हैं, सबकी अच्छाइयाँ भी दी हुई हैं, उनकी बुराइयाँ भी दी हैं, मतलब उनके दोष भी दिए हुए हैं। उनके गुण और दोष आपको अलग अलग पढ़ना है, तैयार करने हैं, उनके नोट्स बनाने हैं। तो व्याख्यान विधि की चर्चा है। व्याख्यान विधि का प्रमुख दोष क्या है? अनुशासनहीनता, छात्रों में निष्क्रियता, विचारों में अकर्मबद्धता, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जब व्याख्यान विधि की बात आती है तो व्याख्यान विधि में क्या होता है? छात्रों में निष्क्रियता आती है।
क्योंकि जो अध्यापक है वो व्याख्यान टाइप में बोलता रहता है और जो छात्र हैं वो सुनते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक निष्क्रिय पन-सा वहाँ पर क्लास में फील होने लगता है, क्योंकि वहाँ पर छात्रों की गतिविधियाँ शून्य सी होने लगती हैं। तो ये रहेगा इसका सही उत्तर, छात्रों में निष्क्रियता। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर दिया हुआ है, अध्याय में सर्वप्रथम किसकी आवश्यकता होती है? अध्याय में सर्वप्रथम किसकी आवश्यकता होती है? तो आपको बताना है किसकी आवश्यकता होती है अध्याय में सर्वप्रथम। उद्देश्यों की, प्रस्तावना की, अधिगम की या फिर निगमन की? ऑप्शन ध्यान से आप लोगों को देखना है और पहले प्रश्न पढ़ना है कि अध्याय में सबसे पहले सर्वप्रथम किसकी आवश्यकता होती है। तो आप लोगों ने कभी भी देखा होगा कोई भी प्रश्न मतलब कि कोई भी पुस्तक हो, पुस्तक के आगे उद्देश्य दिए हुए होते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। जैसे कोई भी आप लोग कभी उठाकर देख लें पुस्तक मध्य प्रदेश बोर्ड की या फिर उत्तर प्रदेश बोर्ड की कोई भी, तो उसमें उद्देश्य होते हैं पुस्तक के। तो यही होगा सही उत्तर, उद्देश्यों की आवश्यकता होती है अध्याय में, कि क्या उद्देश्य हैं उसके, क्यों ये पाठ पढ़ाया जा रहा है या फिर ये पुस्तक जो है ये क्यों छापी गई है, उसके कार्य लिखे होते हैं, उद्देश्य लिखे होते हैं। ये होगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर दिया हुआ है, छात्र को वातावरण पर आधारित ज्ञान देने की विधि है। देखिए, वातावरण पर आधारित ज्ञान देने की यहाँ पर बात आ गई है, तो क्या होगा सही उत्तर? प्रयोगशाला विधि, प्रयोग करके, चर्चा विधि, अवलोकन विधि या फिर अन्वेषण विधि, जिसे खोज विधि भी कहते हैं। अवलोकन विधि देख करके, चर्चा विधि परिचर्चा चर्चाएं कर करके, प्रयोगशाला विधि। तो छात्रों को वातावरण पर आधारित ज्ञान देने की विधि है। कौन सी विधि है? मतलब कि वातावरण पर आधारित ज्ञान विधि की जब बात आती है तो अवलोकन विधि का नाम सामने आता है, अवलोकन विधि। ये होगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं अपन, क्योंकि प्रश्न बहुत ज़्यादा हैं। कौन ऑफ एक्सपीरियंस किसने दिया? कौन ऑफ कौन ऑफ एक्सपीरियंस ही लिखा हुआ है ये, तो किसने दिया था ये? एडगर डेल ने, वीएफ स्किनर ने, एसके कोचर ने या फिर डेंट ने? मैंने भी एक प्रश्न पहली बार ही पढ़ा हुआ है तो थोड़ा सा अजीब सा लगा, तो मैं देख रहा था इसको कि आखिर कौन ऑफ एक्सपीरियंस किसने दिया। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? बताना है आप लोगों को जल्दी से, क्या होगा इसका सही उत्तर? कौन ऑफ एक्सपीरियंस। तो इसका सही उत्तर जो मुझे मिला था ये एडगर डेल। और इसे कहते क्या हैं? तो वैसे जो हिंदी नाम है, हिंदी नेम से यदि इसको अपन देखते तो तुरंत समझ में आ जाता, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश में लिखा था तो थोड़ा सा डाउट लग रहा था। अनुभव शंकु है ये। क्या है? अनुभव शंकु बोलते हैं इसको हिंदी में, अनुभव शंकु। तो ये होगा सही उत्तर, एडगर डेल, इन्होंने दिया था अनुभव शंकु। आगे चलते हैं, एक विज्ञान शिक्षक के दृष्टिकोण से किस स्तर पर औपचारिक मूल्यांकन नहीं होना चाहिए? देखिए, औपचारिक मूल्यांकन की बात यहाँ आती है तो वहाँ पर जो कमज़ोर स्तर है, मतलब कि कम स्तर के छात्र हैं, वहाँ पर औपचारिक मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। मतलब कि खेल खेल में मूल्यांकन हो, अनौपचारिक मूल्यांकन हो, नॉर्मल से पूछें प्रश्न, और ऐसा ना हो कि औपचारिक मूल्यांकन रखें, कोई परीक्षा टाइप से रख दें कि आपकी ये परीक्षा होगी या फिर ऐसा होगा। तो एक विज्ञान शिक्षक के दृष्टिकोण से किस स्तर पर औपचारिक मूल्यांकन नहीं होना चाहिए? तो औपचारिक मूल्यांकन उच्च प्राथमिक पर हो सकता है, उच्च माध्यमिक पर भी हो सकता है और माध्यमिक पर भी हो सकता है, लेकिन प्राथमिक स्तर एक ऐसा स्तर है जहां पर औपचारिक मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है ये होगा प्राथमिक स्तर। प्राथमिक स्तर पर ये औपचारिक मूल्यांकन के लिए नहीं कहा है। चलिए, अगला प्रश्न है जो कि निष्ठा कार्यक्रम से संबंधित है। निष्ठा का अर्थ है, निष्ठा जो एक कार्यक्रम था और अभी चल रहा था, इसकी ट्रेनिंग भी हुई थी कई लोगों की। तो निष्ठा कार्यक्रम जो है, मतलब निष्ठा का अर्थ है, क्या है इसका अर्थ? तो निष्ठा कार्यक्रम में होता यही था कि जो वरिष्ठ लोग थे स्कूल के, वो सब बैठ करके और नए नए चिंतन प्रस्तुत करते थे कि बच्चों को किस प्रकार से अच्छे से पढ़ाया जाए, उनका विकास कैसे हो, मानसिक और बौद्धिक विकास कैसे हो, और इन सब से संबंधित मीटिंग्स होती थी। तो इसका संबंध किससे है? बाल केंद्रित शिक्षा से है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा से है, एक और दो दोनों, या फिर विद्यालय के वरिष्ठों का समन्वय? तो यही होगा सही उत्तर। निष्ठा कार्यक्रम का
उद्देश्य ही यही था निष्ठा कार्यक्रम का। हाँ, निष्ठा कह सकते हैं अपन। आगे चलते हैं। सीसीपी, आप लोगों ने सीसीपी का नाम सुना होगा। तो सीसीपी केंद्रित है, किस पर केंद्रित है सीसीपी? तो सही उत्तर इसका रहेगा ये बालक पर केंद्रित है। किस पर केंद्रित है? बालक पर केंद्रित है। आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं। सीसीई दिया हुआ है, तो सीसी मतलब कि सतत और व्यापक मूल्यांकन भी अपन इसे बोल सकते हैं। तो सीसीई के स्थान पर राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा कार्यक्रम क्रियान्वित किए जाने की योजना है? सीसीई के स्थान पर राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा कार्यक्रम क्रियान्वित करने की योजना है? तो कौन सा कार्यक्रम क्रियान्वित करने की योजना है सीसीई के स्थान पर? क्या होगा इसका सही उत्तर? तो निष्ठा, जो कि अपन अभी चर्चा कर रहे थे, तो सीसीई के स्थान पर निष्ठा कार्यक्रम जो है ये क्रियान्वित होगा। ये होगा इसका सही उत्तर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिया हुआ है, छात्रों से अनेक प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ध्यान से, छात्रों से अनेक प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? जांच सूची का, स्तर माप का, या फिर रेटिंग स्केल का, या फिर प्रश्नावली? यहाँ पर प्रश्नावली कर लें, प्रश्नावली का। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? छात्रों से अनेक प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? और सही उत्तर आप लोगों को बताना है। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो सही उत्तर जो रहेगा ये चौथा, प्रश्नावली का। क्या होगा सही उत्तर? प्रश्नावली। और प्रश्नावली उत्तर यहाँ पर सही क्यों है? क्योंकि प्रश्नावली के अंतर्गत अपन बहुत सारे प्रश्न रखेंगे जिसमें कई प्रकार के प्रश्न होंगे, और अलग अलग प्रश्न होने से बच्चे के बारे में अपन वो पता कर पाएंगे कि इसके अंदर क्या चल रहा है। मतलब कि बहुत सारी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं अपन ने। वहाँ पर रिक्त स्थान भी दिए, वन लाइन एक लाइन में उत्तर के लिए भी दिया। उसके अलावा ऑप्शन में भी बहुत सारे प्रश्न दिए, तो 4 में से एक अपन को चूज करना है। तो इस कारण से अपन को पता चलता रहेगा कि हाँ, बच्चा क्या सोचता है, क्या पढ़ता है, उसको कितना कैसे आता है। तो ये हो जाएगा फिर इसका सही उत्तर। बहुत सारी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं प्रश्नावली के द्वारा। आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं। ब्लूप्रिंट का दूसरा नाम क्या है? तो ब्लूप्रिंट का दूसरा नाम आपको बताना है। आरेख पत्र है क्या दूसरा नाम? आधार पत्र है, जांच पत्र है, या फिर स्तर माप है? तो ब्लूप्रिंट जो है, ब्लूप्रिंट को आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा। तो ब्लूप्रिंट का एक दूसरा नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, जैसे नीलपत्र आप लोगों ने सुना होगा। अगर सुना हो तो मतलब कि नीलपत्र भी जिसे कहते हैं हिंदी में, तो ब्लूप्रिंट को नीलपत्र कहते हैं। और भी आधार पत्र के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो अपना सही ऑप्शन क्या है? आधार पत्र, जो कि यहाँ नीलपत्र नहीं दिया है, तो आधार पत्र जो है ये इसका सही उत्तर है। आरेख पत्र नहीं होगा, जांच पत्र नहीं होगा, या फिर स्तर माप भी नहीं होगा। सही उत्तर क्या रहेगा? आधार पत्र। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिया हुआ है, मैजिक लैंटर्न तो में प्रयुक्त होती है। मैजिक लैंटर्न जो है वो प्रयुक्त होती है, तो कहाँ पर होती है? फिल्म स्ट्रिप में, वास्तविक पदार्थ में, या फिर ट्रांसपेरेंसी में, या फिर कांच का पारदर्शक स्लाइड? तो यही होगा इसका सही उत्तर। जो मैजिक लैंटर्न है तो एक कांच की पारदर्शक एक स्लाइड होती है, और जिसके आर पार दिखाई देता है। तो ये होगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर और गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व है। मतलब कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व है। व्यावहारिक महत्व है, आध्यात्मिक महत्व है, मानसिक महत्व है, या फिर सांस्कृतिक महत्व है? तो देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर की यहाँ पर बात की जा रही है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर व्यावहारिक महत्व हो सकता है, आध्यात्मिक महत्व और गणित शिक्षण का तो होगा नहीं, सांस्कृतिक महत्व गणित शिक्षण का होगा नहीं, मानसिक हो सकता है, लेकिन व्यावहारिक यहाँ पर ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो आंसर की थी उसमें भी व्यावहारिक को प्रमुखता दी गई है, तो ये रहेगा इसका सही उत्तर। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। आगमन विधि का प्रमुख दोष क्या है? हाँ, ये आया एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। मतलब कि आगमन और निगमन विधि से संबंधित तो मुझे खुद पता नहीं कि कितनी परीक्षाओं में मैंने ये प्रश्न देखे हैं। और यहाँ पर अच्छा प्रश्न दिया हुआ है कि दोष पूछ लिए। चलिए, तो ज्ञान अस्थायी होता है, तो ये तो बिल्कुल से गलत दे दिया कि अस्थायी होता है। वहाँ तो स्थायी ज्ञान होता है।
बिल्कुल। आगे क्या कहा, ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है। हाँ, ये मान सकते हैं, ज्ञानार्जन तो होता है लेकिन उसकी गति थोड़ी सी धीमी हो जाती है। ठीक, आगे क्या कह रहे हैं, विषय नीरस हो जाता है। नीरस तो नहीं होता है क्योंकि छात्र सीखते हैं उसमें। आत्मनिर्भरता की कमी, तो यह भी गलत है। सही क्या होगा, ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है वहाँ पर, क्योंकि पहले उदाहरण प्रस्तुत करेगा, फिर उसके बाद में आगे नियम बताएगा, कहीं कुछ करेगा, तो ज्ञान थोड़ा सा धीमा हो जाता है। लेकिन जो श्रेष्ठता है इसमें बहुत ज़्यादा है क्योंकि नई विधियां हैं। तो आगे, सामुदायिक गणित अंतर्निहित होती है। तो सामुदायिक गणित की यहाँ पर चर्चा की गई है। सामुदायिक गणित जो है वो अंतर्निहित होती है। तो किस में अंतर्निहित होती है सामुदायिक गणित, आपको बताना है सही उत्तर। त्रिकोणमिति में, तो त्रिकोणमिति में नहीं होती है। अंकगणित में हो सकती है, समाकलन गणित में नहीं होती है, अवलोकन गणित में भी नहीं होती है। तो सही उत्तर रहेगा अंकगणित। जो सामुदायिक गणित है वो अंतर्निहित होती है। किस में अंतर्निहित होती है, तो यह अंकगणित में अंतर्निहित होती है। और आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आशा करता हूं कि इन प्रश्नों को मेरे से अच्छा आप लोग समझ रहे होंगे। मतलब कि मैंने भी इसके पहले पढ़े हुए हैं, लेकिन आप लोगों का अभ्यास इतना ज़्यादा अच्छा हो चुका होगा कि आपको ये प्रश्न आ रहे होंगे, आप लोग सही टिक कर रहे होंगे। चलिए, यहाँ पर करिकुलम शब्द दिया है, ये तो सभी से बन ही जाना है, यहाँ तो मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति कहाँ पर हुई, और ये एक ऐसा प्रश्न है जो सार्वजनिक प्रश्न मान लें, मतलब कि कभी भी किसी भी परीक्षा में कहीं भी देखने को मिल सकता है। और इसका ये पूछे जाने का कारण इसलिए है क्योंकि जो 10-20% प्रश्न ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा सरल होते हैं। तो इसका प्रयोग, मतलब कि इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, किस भाषा से हुई थी। ऑप्शन दिए हैं लैटिन, फ्रेंच, जर्मन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका सही उत्तर, आप लोगों को बताना है। देखिए, करिकुलम मतलब कि पाठ्यचर्या, सही उत्तर क्या होगा इसका, लैटिन भाषा। कहाँ से, लैटिन भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई, पाठ्यचर्या शब्द की। चलिए, आज के इस सेशन का 25वां प्रश्न है और आप लोग अपने सभी मित्रों को ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो से 1 से 2 नंबर के प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे और मुझे पक्का विश्वास है कि एक ना एक प्रश्न यहाँ से जरूर आएगा। अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किया जाता है। क्यों किया जाता है अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में? तो गिनती सिखाने के लिए किया जाता है, लिखना सिखाने के लिए किया जाता है, वाचन करने में किया जाता है, या फिर हस्तलेखन सिखाने में किया जाता है। तो अबेकस के प्रयोग की बात आती है कि अबेकस का प्रयोग, तो अबेकस आप लोगों ने देखा होगा जिसे गिनतारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गिनतारा बोलते हैं अपन इसे हिंदी में अबेकस को। एक ऐसा होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा, एक लाइनें होती हैं जिसमें ऐसे 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 वो गोले गोले से होते हैं, ये कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो इसमें बच्चों को गिनती सिखाने का काम किया जाता है अबेकस में, मतलब कि गिनतारा बोलते हैं इसको। तो गिनती सिखाने में इसका प्रयोग होता है। ऑप्शन अलग अलग ये थे, लिखना सिखाने में नहीं होगा, वाचन करने में भी नहीं होगा, और हस्तलेख सिखाने में भी नहीं होगा। और आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप सुविज्ञा से ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों के लिए MPTET, CTET, UPTET, कोई भी TET हो उससे संबंधित बहुत सारा मैटर आपको मिल जाएगा और बिल्कुल फ्री है। मैंने आज तक किसी से किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया है और कोशिश तो यही है कि कभी भी किसी से कोई पैसा ना लूँ। तो वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और आप लोग ने ही PDF हैं जो मुझे यहाँ वहाँ से भेजी हैं, मैंने वहाँ पर इकट्ठी कलेक्ट करके डाली हुई हैं, और उन सभी लोगों का धन्यवाद जिन्होंने मुझे वो PDF दी हैं। और आप लोग वहाँ से सीधे डाउनलोड कर पाएंगे। थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको ये होगी, आपको ओपन करके देखना पड़ेगा कि ये PDF किस लिए है, क्योंकि मैंने कई जगह नाम नहीं दे पाया हूँ, या फिर उस PDF पर नाम नहीं दिया हुआ है कि ये किस लिए है, लेकिन लगभग 90% पर दिया हुआ है। तो आप लोग सीधे जा करके और वीडियो को नीचे खिसका, मतलब कि जो दी हुई हैं लिंक है उनको नीचे खिसका करके और फिर कंप्लीट वो वहाँ पर देख पाएंगे। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करें, वहाँ पर भी कई लोग जो पूछना होता है नॉर्मल सा मैसेज मैं वहाँ देखता रहता हूँ, तो आप लोगों के मैसेज वहाँ पर भी देखता रहूँगा, वहाँ भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें कि आज आपके कितने नंबर आए, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।